हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हम सीटेट सक्सेस सीरीज़ में टीचिंग मेथड्स, जो शिक्षण विधियां हैं, उनको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि है वो डिस्कस कर ली है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आगमन विधि और निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन दोनों मेथड्स को समझते हैं। आगमन विधि को हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों के ही जन्मदाता हैं वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं, जिनको इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगमन विधि के जन्मदाता कौन है, निगमन विधि के जन्मदाता कौन है? तो अरस्तु हैं और एरिस्टोटल हैं। अब ये जो विधियां हैं, इनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, कुछ नियम हैं इन विधियों के नियम से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कि आगमन विधि है, ये कौन सी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और ये कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। तो हम सबसे पहले आगमन विधि की बात करें। आगमन विधि है ये छोटी कक्षाओं के लिए, जो प्राथमिक कक्षाएँ हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट होती है। जो छोटी कक्षाएं होती हैं, मतलब पहली से 5वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं, उनको पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, इंडक्टिव मेथड का यूज किया जाता है। जो इंडक्टिव मेथड है, ये ग्रामर पढ़ाने के लिए, व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये व्याकरण पढ़ाने के लिए या फिर ग्रामर पढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। छोटी कक्षाओं के लिए है और व्याकरण पढ़ाने के लिए। दूसरा, ये मैथ और साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मैथ्स एंड साइंस की जो टीचिंग है वो इसमें अच्छे से करवाई जा सकती है, मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए और व्याकरण पढ़ाने के लिए। देखिए, ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, ये आपके ईवीएस में भी पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछे जा सकते हैं, हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं, मैथ्स में भी पूछे जा सकते हैं, साइंस में भी पूछे जा सकते हैं और एसएस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये टीचिंग मेथड है, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो आगमन विधि है इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसके जन्मदाता हैं अरस्तु हैं। ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए, पहली से 5वीं कक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है हम अभी समझेंगे। और इनमें ये व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है, तो वो आगमन विधि है। मैथ एंड साइंस पढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इस विधि को प्रयोग प्रणाली द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रयोग प्रणाली क्या है? मतलब करके सीखना। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो खुद यूज करके, खुद प्रयोग करके सीखता है, तो इस विधि में प्रयोग किया जाता है। अब इसके नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। आगमन विधि में क्या किया जाता है? उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। कहाँ से? एग्जाम्पल टू रूल जाया जाता है। क्या है? पहला नियम है एग्जाम्पल टू रूल। पहले आप बच्चे के सामने क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स हैं वो रखेंगे, बच्चे के सामने कुछ उदाहरण देंगे और उन उदाहरणों से बच्चे नियमों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बच्चे को डायरेक्ट आप नियम नहीं बता रहे हैं, बच्चे के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रखे और बच्चे उन उदाहरणों से क्या करेंगे? नियम का निर्माण करेंगे। ये जो आगमन विधि है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो एक बार आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले टीचर है वो बच्चे के सामने उदाहरण रखेगा। मतलब सबसे पहले क्या होगा? उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होगा। क्या होगा? उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, एग्जाम्पल्स का प्रेजेंटेशन होगा। जब टीचर है वो बच्चे के सामने उदाहरण रखेगा तो बच्चे क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे उसको अवलोकन करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? अवलोकन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। जब बच्चे ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो वहाँ से जनरलाइजेशन करेंगे, वहाँ से क्या करेंगे? सामान्यीकरण करेंगे। क्या करेंगे? सामान्यीकरण करेंगे। और सामान्यीकरण करने के बाद जो रूल उन्होंने बनाए, जो नियम उन्होंने बनाए, उनका क्या करेंगे? वो टेस्टिंग करेंगे, उनके वो सत्यापन करेंगे। ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपकी आगमन
विधि में सबसे पहले टीचर बच्चों के सामने उदाहरण रखेगा, उदाहरणों की प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर बच्चे उसका अवलोकन करेंगे, अवलोकन करने के बाद सामान्यीकरण करेंगे, जर्नलाइजेशन करेंगे, मतलब रूल्स का निर्माण करेंगे, नियम बनाएंगे और फिर उन नियमों का सत्यापन करेंगे कि जो नियम हमने बनाए हैं वो सही है या फिर नहीं है। देखिए, जैसे हम समझते हैं, हम बच्चे को मैथ्स में कुछ सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि कोई ऐसी शेप, कोई भी शेप हो, जैसे चाहे हम रेक्टेंगल ले लें और चाहे हम स्क्वायर ले लें, जब हम इनका पेरीमीटर निकालेंगे, जब हम इनका परिमाप निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या होता है, इनकी सभी साइडों को हमने जोड़ देना पड़ता है। जब हम इनकी सभी साइडों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, उसका पेरीमीटर आ जाएगा। हम ये जानते हैं जो रेक्टेंगल है इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। मान लीजिए ये साइड 3 है तो ये भी 3 होगी, ये साइड 5 है तो ये भी 5 होगी। और हम ये जानते हैं कि जो हमारा स्क्वायर है उसकी जो सभी साइड्स हैं वो बराबर होंगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी 2 होगी। अब हम बच्चों को कहेंगे कि आप इसका क्या निकालें, आप इसका परिमाप निकालें, तो बच्चे क्या करेंगे, सभी साइड का एडिशन करेंगे, तो वो करेंगे 5 + 3 + 5 + 3। तो यहाँ पर बच्चे निकाल लेंगे, जो परिमाप है वो कितना आ गया, 16 आ गया, 16 सेंटीमीटर यहाँ पर परिमाप आ गया। अब यहाँ पर बच्चे से परिमाप निकलवाएंगे 2 + 2 + 2 + 2, तो बच्चे ने निकाल दिया कि यहाँ पर परिमाप है वो कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम बच्चों को ये बताएंगे कि यहाँ पर जिस तरह से हम परिमाप निकाल रहे हैं ये लॉन्ग मेथड हो गया। हम बच्चों को बताएंगे कि इसकी क्या है, अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, एक रूल बना सकते हैं कि जब भी हम परिमाप निकालना चाहेंगे तो 2 × L + B करेंगे। यहाँ पर हम बच्चे को सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लेंथ है वो 2 बार यूज हुई है, ब्रेथ है वो भी 2 बार यूज हुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2L + 2B हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन गया, L + B। ये हमारी रेक्टेंगल का परिमाप निकालने का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर हमने बच्चे को उदाहरण से, हमने बच्चे से नियम बनवाए हैं, हमने डायरेक्ट बच्चे को नियम नहीं बताए कि जो रेक्टेंगल है उसका परिमाप निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है। हमने बच्चे से फॉर्मूला बनवाया है, निकलवाया है। तो ये मेथड है कौन सा, आगमन या फिर इंडक्टिव मेथड। तो ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इंडक्टिव मेथड में। और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ आता है। मतलब प्रत्यक्ष क्या होता है, जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट है उससे प्रमाण की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे सामने एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी एक टुकड़ा रखा था, हमारे सामने जो प्रेजेंट था, जो उदाहरण हमारे सामने प्रेजेंट थे, उससे हम रिजल्ट की तरफ गए हैं, प्रमाण की तरफ गए हैं। विशिष्ट से सामान्य की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिपीटेडली पूछा जाता है। स्पेसिफिक टू जनरल जाना है, मतलब विशिष्ट से सामान्य। जितने भी उदाहरण होंगे, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने, उदाहरण हैं वो हमेशा क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, और जो हमारे रूल्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। तो हमें विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना है, हमें उदाहरण से नियम की तरफ जाना है। सरल से कठिन की तरफ होता है। सरल, पहले हमारे सामने जो चीज़ें प्रेजेंट है वो सरल ही हैं। सरल से हम नियम बना रहे हैं तो नियम है वो हमेशा कठिन होते हैं, तो सरल से कठिन की तरफ जा रहे हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाना। देखिए, विश्लेषण का मतलब होता है कोई भी बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, और फिर संश्लेषण का मतलब होता है उन सभी पार्ट्स को जोड़कर इकट्ठा करना। विश्लेषण का मतलब कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। संश्लेषण का मतलब होता है सम करना, उन सभी पार्ट्स का सम करना। तो जो हमारी आगमन विधि है उसमें हम विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, नोन टू अननोन जाते हैं। जो चीज़ें हमें पता है, एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, जिन चीज़ों का हमें पता है उससे हम अज्ञात की तरफ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाऊं, एक क्लासरूम में एक टीचर आती है और वो क्या करती है, एक बॉल हाथ में लेती है और उस बॉल को उछालती है। वो बॉल है वो नीचे आ जाएगी और फिर बच्चों को कहती है कि आप सब भी, आपके सामने पास पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, उसको आप उछालो। बच्चे हैं उसको उछालेंगे और वो भी ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी चीज़ वो ऊपर उछाल रहे हैं वो नीचे आ जा रही है।
तो ये चीज़ें क्या हैं, ये बच्चों को ऑलरेडी पता है कि जो चीज़ हम ऊपर उछालेंगे वो नीचे ही आनी है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता कि वो नीचे क्यों आ रही है। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये टीचर बच्चों को सिखाना चाहती है। तो मतलब कहाँ गए वो, अज्ञात से ज्ञात से अज्ञात की तरफ। जो चीज़ें उन्हें पता थी, जो डेली लाइफ में वो ऑब्जर्व करते हैं, वो तो उन्हें ज्ञात होती हैं। जो उनको पता नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना ही आगमन विधि में होता है। फिर होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ, मतलब कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना। जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी मूर्त चीज़ें होती हैं। ये डस्टर है, ये मूर्त है। ये जो मार्कर है, ये भी हमारा मूर्त है। मतलब जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं वो मूर्त होती हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे हमारी थिंकिंग हो गई, जैसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको हम कभी टच नहीं कर सकते। तो वही है, हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। फिर आता है, ये जो विधि है ये छात्र केंद्रित है। यहाँ पर छात्र है वो क्रियाशील होता है, छात्र है वो एक्टिविटी से सीख रहा होता है। जैसे हम बच्चों के सामने कोई भी उदाहरण दे रहे हैं, फिर बच्चों से वो एक्टिविटी करवा रहे हैं। बच्चे या तो उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पर भी बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो वो विधि कौन सी होगी, छात्र केंद्रित होगी। और जहाँ पर भी छात्र है वो आपका एक्टिव होगा, तो उस विधि को हम मनोवैज्ञानिक विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक विधि बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि जो चाइल्ड सेंटर्ड होगी और जहाँ पर चाइल्ड है वो एक्टिव होगा, जहाँ पर चाइल्ड अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा होगा, तो वो कौन सी विधि होती है, मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो जो आगमन विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर उसके बाद आता है समझ केंद्रित। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। यहाँ पर बच्चे हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को रटते नहीं हैं। यहाँ पर बच्चे जब समझ से कुछ भी सीखेंगे, जो भी बच्चा समझ से सीखता है, तो वो जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है, परमानेंट होता है। मतलब जो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट बच्चे ने समझा, जो बच्चे ने एक बार समझ लिया, जो बच्चे ने एक बार करके देख लिया, बच्चा उसको कभी नहीं भूलता है। वो समझ केंद्रित हो गई तो मतलब उसका जो ज्ञान है वो क्या हो गया, स्थायी हो गया, परमानेंट हो गया। बच्चा उसको कभी नहीं भूलेगा। स्थूल से सूक्ष्म की, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं। देखिए जो मैंने आपको मैथ्स का एग्जाम्पल करवाया था, ये एक लॉन्ग मेथड करवाया। अब उस लॉन्ग मेथड से हम एक शॉर्ट टर्म पर पहुंच गए। हमने क्या निकाल लिया, नियम निकाल लिया। नियम हमेशा छोटा होता है और जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, किसमें, आगमन विधि में। ये सारे नियम हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी इनमें से 3 नियम दे देगा सही और चौथा गलत, और पूछेगा इसमें से कौन सा गलत है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे रूल हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जो आगमन विधि है ये मनोवैज्ञानिक विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होती है, व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है। ये 3 पॉइंट आपको जरूर से याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं निगमन विधि की। फिर हम बात करते हैं किसकी, हमारी डिडक्टिव मेथड की। डिडक्टिव मेथड है, इसमें 2 सब मेथड्स हैं। कौन कौन से, एक तो सूत्र प्रणाली और एक पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र प्रणाली वही है कि हम यहाँ पर जो आगमन विधि में जो कर रहे थे उससे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले बच्चे को हम सूत्र बता देंगे और फिर सूत्र से हम उदाहरण की तरफ जाएंगे, सूत्र से उदाहरण की तरफ जाएंगे। जो निगमन विधि है ये बड़ी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में जो सिलेबस है वो ज़्यादा हो जाता है और बच्चों में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पढ़ रहे थे, पियाजेट की 4थी स्टेज पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था वहाँ पर बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग कहाँ पर काम आती है, ये हमारे डिडक्टिव मेथड में काम आती है, और इंडक्टिव रीजनिंग है वो हमारे इंडक्टिव मेथड में काम आती है। तो ये है बड़ी कक्षाओं के लिए। आपसे पूछ ले पाठ्य पुस्तक विधि है वो किसकी सब विधि है, तो ये होगी आपकी निगमन विधि की। अगर टीचर है वो पाठ्य पुस्तक से पढ़ा रहा है तो वो भी निगमन विधि का ही एक पार्ट है। निगमन विधि के क्या क्या नियम होते हैं, नियम से उदाहरण की तरह। पहले बच्चे को आप नियम बता देंगे, पहले बच्चे को रूल बता देंगे, पहले बच्चे को फॉर्मूला बता देंगे, और फॉर्मूला बताने के बाद फिर आप बच्चे को उदाहरण देंगे। ये कहाँ होता है, निगमन विधि में होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष। प्रमाण तो हमारे पास ऑलरेडी है, टीचर ने बता दिया, रूल बता दिया है, और फिर उसके बाद हम प्रत्यक्ष पर जा रहे हैं।
सामान्य से विशिष्ट, मैंने क्या बताया था, जो विशिष्ट हैं, उदाहरण हैं, वो हमेशा विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, रूल से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर हम नियम से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं। नियम हमेशा सामान्य होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर है कठिन से सरल, ये जो हमारे रूल्स हैं वो हमेशा कठिन रहेंगे और उदाहरण हैं वो हमेशा सरल होते हैं। मतलब बिल्कुल अपोजिट विधि है इससे, आगमन विधि से। फिर है अज्ञात से ज्ञात की तरफ, रूल हमें पहले नहीं पता था, पहले हमें रूल बता दिए गए, फिर जो हमें ज्ञात क्या होते हैं, उदाहरण ज्ञात होते हैं। तो ये क्या है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाना। अमूर्त से मूर्त की तरफ, जो रूल्स हैं, जो फॉर्मूला है वो हमारे अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, कॉन्क्रीट पर जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो विधि है ये कौन सी है, अध्यापक केंद्रित है। यहाँ पर जो टीचर है वो सेंटर में होता है, टीचर है वो अपने तरीके से पढ़ाता है। तो जहाँ पर भी टीचर केंद्र में रहेगा, जहाँ पर भी अध्यापक केंद्र में रहेगा, तो वो विधि कैसी हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। तो निगमन विधि है वो कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। यहाँ पर जो चाइल्ड है वो एक्टिव नहीं होता, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ये नहीं है। फिर उसके बाद ये स्मृति पर बेस्ड होती है, मतलब ये मेमोरी बेस्ड होती है, ये रटने पर बल देती है। बच्चे को नियम रटने पड़ेंगे। जब भी बच्चे को पहले नियम बताए जाएंगे, जैसे ग्रामर है, ग्रामर के टेंस पढ़ाए जा रहे हैं, तो पहले अगर बच्चे को क्या करेंगे, आप रूल्स दे देंगे तो बच्चा वो रटने में ही रह जाएगा, टेंस के रूल रटने में ही रह जाएगा, वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर बच्चे को पहले आप एग्जाम्पल देंगे और फिर एग्जाम्पल की मदद से अगर उसे रूल समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो आगमन विधि है वो निगमन विधि से हमेशा बेहतर होती है, अच्छी होती है। आगमन विधि है इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, निगमन विधि है ये अमनोवैज्ञानिक होने के कारण इसका छोटी कक्षाओं में तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। इनिशियली किसी को स्टार्टिंग में सिखाने के लिए हम निगमन विधि का यूज नहीं कर सकते हैं। निगमन विधि है ये सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाएगी, नियम है वो हमारे सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं, किसमें, निगमन विधि में। निगमन विधि और आगमन विधि है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था। ये कैसे कहा था, देखिए, जो हम आगमन विधि के स्टेप्स पढ़ रहे थे कि सबसे पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उसके बाद अवलोकन होगा, फिर सामान्यकरण होगा और फिर उसके बाद क्या आता है, सत्यापन होता है। तो पहले जब बच्चे के सामने उदाहरण रखे गए, बच्चों ने उसका अवलोकन किया, फिर उसका सामान्यकरण हुआ और फिर जब वो सत्यापन कर रहा है, सत्यापन करने का मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चा रूल से, यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चा रूल से एग्जाम्पल की तरफ ही तो जा रहा है। और रूल से एग्जाम्पल कहाँ होता है, निगमन विधि में होता है। तो ये विधि है, ये अपने आप में पूरी विधि नहीं है आगमन विधि, इसको भी निगमन विधि की जरूरत पड़ती है। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड है, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब दोनों को एक साथ यूज किया जाता है तो हम बच्चे को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। ये थी आपकी आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि है ये छोटी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होती है, निगमन विधि है ये बड़ी कक्षाओं के लिए यूजफुल होती है। आगमन विधि है ये व्याकरण सिखाने के लिए अच्छी होती है, और जो निगमन विधि है ये जैसे हमारे सोशल स्टडीज़ हो गए, जहाँ पर हमें रटना बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर हम निगमन विधि का यूज कर सकते हैं। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाते हैं और निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। जो आगमन विधि है इसमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, उदाहरण है वो हमें पता होता है, और निगमन विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं। आगमन विधि है ये मनोवैज्ञानिक है क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, और जो हमारी निगमन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि उसमें अध्यापक केंद्र में होता है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और वो मेमोरी बेस्ड है। यहाँ पर जो ज्ञान बनता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, और जो निगमन विधि में जो ज्ञान का निर्माण होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है, बच्चे उसे भूल जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस थे, दोनों के नियम थे, स्टेप्स थे, और किसने दिया था, ये अरुस्थु ने दिया था। होपफुली ये दोनों मेथड्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।